आज मैं आप लोगों के लिए एक और गाइडेंस वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूँगा जो अपना पेपर का पैटर्न है वो किस हिसाब से रहता है, और अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस हिसाब से आते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट कम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आज सी एग्ज़ाम। देखो, चाहे सी ए हो, चाहे सी एस हो, चाहे सी एम ए हो, और उसमें किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे इंटर का हो, चाहे चाहे फाउंडेशन का हो, चाहे फाइनल लेवल का एग्ज़ाम हो। देखो, पेपर का जो पैटर्न है ना वो किस हिसाब से रहता है। मतलब जो 50% जो अपने कोर्स का पोर्शन होता है, मतलब 50% जो कंसेप्ट होते हैं उसमें से हमेशा एग्जाम में 75 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और जो बाकी का जो 50% बचता है उसमें से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा 25 नंबर के आते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो 50% कोर्स होता है, मतलब 50% जो कंसेप्ट होते हैं, 50% जो चैप्टर होते हैं, उसमें से हमेशा 75% मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो 50% बचा रहता है उसमें से जो बाकी 50% कंसेप्ट बचे हैं, 50% चैप्टर बचे हैं, या आप बोलो 50% कोर्स बचा है, उसमें से जो मार्क्स होते हैं वो हमेशा 25% ही कवर होते हैं। ठीक है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, बाकी भाई जो 50% जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, 50% कम इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है। ठीक है, अब जिस 50% में से 75% मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उन कंसेप्ट को आपको बार बार रिवाइज करना है, उन कंसेप्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उन कंसेप्ट को आपको डिटेल में इन डेप्थ नॉलेज के साथ पढ़ना है। और जो 50% जिनमें से केवल 25% मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनको आपको कम बार रिवाइज करना है। ठीक है, उनको आपको कम, उन पर थोड़ा कम ध्यान देना है। ठीक है, और उनको आप ज़्यादा डेप्थ से नहीं पढ़ो तो भी कोई बात नहीं है, काम चल जाएगा। देखो, इसको एक तरीके से तो मैंने आपको इस हिसाब से समझा दिया। यदि मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊं तो देखो क्या होता है, जो अपना कोर्स होता है, ठीक है, आप उसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो, ए, बी और सी। मतलब ए टाइप के क्वेश्चन, बी टाइप के क्वेश्चन और सी टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, यदि मैं इसमें इसको डिवाइड करूं तो देखो, ए टाइप में आप उन क्वेश्चन को, मतलब उन क्वेश्चन को आप रख सकते हो जो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिनका भाई साहब हर एग्जाम में आना फिक्स होता है। ठीक है, वो आते ही आते हैं। ठीक है, उनको आप ए टाइप के ए टाइप में रख सकते हो। जैसे मान के अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूँ तो देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिनका आज तक शायद ही कोई अटेम्प्ट रहा होगा जिसमें क्वेश्चन नहीं आया हो। बाकी 100% प्रोबेबिलिटी, मतलब 100% नहीं बोलूंगा मैं, इसको 98% बोलूंगा। 98% प्रोबेबिलिटी इन दोनों चैप्टर में से क्वेश्चन आने की रहती है। तो आपको हर एक चैप्टर में से क्या करना है, जो कंसेप्ट हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है, उनको आप ए कैटेगरी में रख लो। ठीक है भाई, ये तो हर एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, उनको आप ए कैटेगरी में रख लो। बी कैटेगरी में आप किन क्वेश्चन को रखोगे, आप उन क्वेश्चंस को रखोगे जो किसी अटेम्प्ट में आ जाते हैं, किसी में नहीं आते। मतलब एक अटेम्प्ट में आ जाते हैं, फिर एक अटेम्प्ट में नहीं आते, फिर रेगुलर 2 अटेम्प्ट में आ जाते हैं, फिर एक अटेम्प्ट में नहीं आते, फिर 2-3 अटेम्प्ट में आ जाते हैं, फिर नहीं आते हैं। ठीक है, मतलब कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते। उन कंसेप्ट को आप बी कैटेगरी में रखोगे। ठीक है, सी कैटेगरी में आप क्या करोगे, मतलब बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं वो भाई साहब आते ही नहीं है। ठीक है, कभी 4-5 अटेम्प्ट में या 7 अटेम्प्ट में, 8 अटेम्प्ट में कभी एक बार आ जाते हैं तो आ जाते हैं, नहीं था वो नहीं आते। उन कंसेप्ट को आप सी कैटेगरी में रखोगे। अब भाई, ए कैटेगरी में आपने किन कंसेप्ट को रखा या किन चैप्टर को रखा, जो चैप्टर या कंसेप्ट हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उनका 100% श्योर, 98% उनकी श्योरिटी रहती है। तो उन कंसेप्ट का आपको क्या करना है, पहले तो आप उनको बाइफरकेट करके आप एक ए में रख लूँ। ठीक है, फिर आपको क्या करना भाई साहब, ये जो ए कैटेगरी के कंसेप्ट है ना, इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, इनको आपको लिख कर रिवाइज करना है। ठीक है, इनके जितने जितने क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है वो सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इनका जो रिवीजन है वो आपको 7 से 8 टाइम्स करना है। ठीक है, और इनको, इनका जो रिवीजन करो आप लिख कर करो। मतलब इनको तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से करके चल चल जाओ, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो आप। ठीक है, कि भाई साहब इनमें से तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं वो मेरे से रह ही नहीं सकता, वो मेरे से गलत हो ही नहीं सकता। इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है इन डेप्थ। ठीक है, बहुत अच्छे से 7 से 8 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। अब बी कैटेगरी के जो क्वेश्चन है उनमें क्या करना है, उनमें आपको कुछ क्वेश्चन लिख कर करने हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको रफली देखने हैं। ठीक है, अगर आप ए कैटेगरी का क्वेश्चन का रिवाइज 7 से 8 बार कर रहे हो तो इनका रिवाइज आपको 4 से 5 बार करना है। ठीक है,
और इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको इन बहुत ज़्यादा डेप्थ में करना नहीं है, ठीक है। आपको इनमें से जो आपके पास्ट ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन आए वो कर लो, जो आपके मटेरियल में क्वेश्चन दे रखे हैं वो कर लो। जबकि जो ए कैटेगरी के है ना, उसमें क्या करना भाई साहब, पिछले जितने 25-30 अटेम्प्ट 40 अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चन आए ना वो सारे करने हैं ए टाइप की कैटेगरी में। जबकि बी टाइप की कैटेगरी में आपको इतना नहीं करना। बी टाइप की कैटेगरी में आपके मटेरियल के जो क्वेश्चन है वो करने हैं और पिछले 10-15 अटेम्प्ट के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब बात आती है सी टाइप कैटेगरी की, ठीक है। सी टाइप कैटेगरी में क्या होता है, सी टाइप कैटेगरी में अपन ने कौन से कंसेप्ट को रखे हैं, वैसा वो कंसेप्ट रखे हैं जो 4 या 5 अटेम्प्ट में एक बार आते हैं, ठीक है। तो इनको देखो, अगर आप छोड़ भी जाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कंसेप्ट केवल उन्हीं को करना है जिनको रैंक की तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी जिनको केवल पास होना है या अच्छे नंबर लाना है, उनको सी टाइप के क्वेश्चन देखना ही नहीं है, या देखो तो बिल्कुल हल्के, आप बस बिल्कुल हल्के रूप में देख सकते हो, एक बार रिवाइज कर लिया या 2 बार देख लिया, ठीक है। तो आपको सी टाइप के आपको छोड़ देने हैं। सी टाइप के किन को देखने हैं, जिनको रैंक लानी है, ठीक है। बाकी जिनको पास होना है या अच्छे नंबर लाने हैं, उनको सी टाइप के क्वेश्चन अगर वो नहीं भी देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब इस हिसाब से आपको कंसेप्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, ठीक है। ए कैटेगरी में आपको कौन से क्वेश्चन रखने हैं, वो कंसेप्ट रखने हैं जो भाई साहब हर अटेम्प्ट में आते ही आते हैं, 98% संभावना रहती है वो आएंगे आएंगे, ठीक है। बी कैटेगरी में आपको कौन से रखने हैं, जो एक अटेम्प्ट में आ जाते, जो कभी कभी आ जाते हैं कभी कभी नहीं आते, मतलब एक अटेम्प्ट में आ जाते हैं, 2 अटेम्प्ट में आ जाते हैं फिर नहीं आते, फिर 1-2 अटेम्प्ट में आ जाते हैं फिर नहीं आते, मतलब कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं, ठीक है। उनको आपको बी में रखना है। सी में आपको किनको रखना है, वैसा उन कंसेप्ट को रखना है जो बहुत ही कम आते हैं, मतलब कोई 4-5 अटेम्प्ट में एक बार आ जाते हैं, बाकी या उनमें भी नहीं आते, ठीक है। इस हिसाब को पहले तो आपको क्लासीफाई करना है, ठीक है। क्लासीफाई करने के आपको पहले तो आपको क्लासीफाई करने का काम करना है, ठीक है। क्लासीफाई करने के बाद में आपको क्या करना है कि आप कौन से जो कैटेगरी के क्वेश्चन है उनकी आप तैयारी कैसे करोगे। तो देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, जो ए में आपने जो ए कैटेगरी में जो आपने कंसेप्ट रखे हैं ना भाई साहब, वो कंसेप्ट में आपको पिछले 25-30 अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चन आए ना सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और वो भी आपको लिख लिख के करने हैं, ठीक है। और इन डेप्थ लॉजिक, पूरे लॉजिक के साथ करने हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है कि भाई वो तो आने ही आने हैं, ठीक है। उसमें तो आपका कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, और कम से कम 7 से 8 बार रिवाइज करना है ए कैटेगरी के क्वेश्चन को। भाई बी कैटेगरी के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बी कैटेगरी के क्वेश्चन में आप कुछ क्वेश्चंस को आप लिख कर लो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को आप रफली देख लो, ठीक है। और आपको इसमें से 25-30 अटेम्प्ट के क्वेश्चन नहीं करने, पिछले 10-12 अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आए हैं वो करने हैं, बाकी आपके जो मटेरियल में वो करने हैं। और इन क्वेश्चन का यदि आप 4 से 5 बार रिवाइज कर लोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सी कैटेगरी वाले क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, ठीक है। उनको तो आपको करना ही नहीं है, या अगर आप देखो तो एक बार रफली देख सकते हो, ठीक है। वो क्वेश्चन सी कैटेगरी वाले जो कंसेप्ट है वो किसको करने हैं, जिन स्टूडेंट्स को रैंक लानी है, ठीक है। इस हिसाब से आप क्लासीफाई कर सकते हो। अब भाई बात ये आती है कि ये ए कैटेगरी, बी कैटेगरी या सी कैटेगरी के क्वेश्चन में हम क्लासीफाई करें कैसे। देखो ये क्लासिफिकेशन आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। आप स्कैनर उठाओ, ठीक है। स्कैनर उठाकर उसमें एनालिसिस देखो, आप स्टैंडर्ड कोस्टिंग देखो, यार स्टैंडर्ड कोस्टिंग का तो हर टाइम में आ रहा है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। आप मार्जिनल कोस्टिंग का देखो, यार इसका क्वेश्चन तो हर टाइम में आ रहा, आज दिन तक का कोई ऐसा अटेम्प्ट रहा ही नहीं जिसमें नहीं आ रहा, ठीक है। उसमें देखो, जैसे आपने डायरेक्ट मटेरियल का देखा, या आपने जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का देखा, तो आपने देखा जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के क्वेश्चन है वो यार एक अटेम्प्ट में आते हैं, फिर 1-2 अटेम्प्ट में नहीं आते, फिर 1-2 अटेम्प्ट में आते हैं, फिर 1-2 अटेम्प्ट में नहीं आते। तो ऐसा आपने देखा तो आपने उसको बी कैटेगरी में डाल दिया। तो ये एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके लिए एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत टाइम भी लग जाएगा, और ठीक है, और उतने परफेक्ट तरीके से आप ये एनालिसिस कर भी नहीं पाओगे। तो आप जिस टीचर से क्लास ले रहे हो, ठीक है, आप उनको बोल सकते हो कि सर आप हमें ए, बी और सी तीनों कैटेगरी में क्वेश्चंस या जो कंसेप्ट है उनको आप हमें डिवाइड करके बता दो, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और वो बहुत अच्छे से क्लासीफाई करके ही बता देंगे। लेकिन यदि आपके टीचर आपको ये चीज़ करके नहीं देते हैं तो देखो आप यूट्यूब पर बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे एबीसी एनालिसिस के, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। देखो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि आप यूट्यूब से कोई वीडियो कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो आप हमेशा जो ऑथेंटिकेशन चैनल है उन्हीं से करो, मतलब जो टीचर्स बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिनको
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, और जो बड़े टीचर है, ठीक है, आप उन्हीं के वीडियो देख, उन्हीं का एबीसी एनालिसिस देखना, क्योंकि अगर आप एबीसी एनालिसिस भी देखोगे तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स के एबीसी एनालिसिस देखना है, मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको बहुत सारे टीचर्स के वीडियो नहीं देखने हैं, ठीक है, आपको उन टीचर्स के वीडियो देखने हैं, ठीक है, जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, जो काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनका एबीसी एनालिसिस बढ़िया रहेगा। तो आप उनका एबीसी एनालिसिस करना। और देखो सीए एग्ज़ाम में या सी एस सी एम ए या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो, यदि आप स्मार्ट तरीके से स्टडी करते हो, ठीक है, तो आपको पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और स्मार्ट तरीके से स्टडी करने का ये भी एक तरीका है, एबीसी एनालिसिस, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए इसी तरीके से और गाइडेंस वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही।